रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे गौरी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शुक्रवार की रात 9 बजे हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए लेकर आपका फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें हम सुनते हैं दिव्यांग जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ एक विशेष सेक्शन जिसमें हम सुनते हैं DEPWD डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की तरफ से नए ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स। दोस्तों, इसी के साथ इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी जो जुड़ी होती है जॉब अलर्ट से, नए ट्रेनिंग से, जिसके माध्यम से आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आप जल्द से जल्द जाएं प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर पर और रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड करके रेडियो उड़ान को लाइव सुनें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप इसे लाइव सुन सकते हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यूनइन या ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट्स पर भी रेडियो उड़ान को लाइव सुना जा सकता है। दोस्तों, आपके लिए तरह तरह के अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि रेडियो उड़ान की तरफ से आने वाले तमाम अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहे और इसीलिए हम इन्हें अपलोड करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी। इसी के साथ आप जरूर जानते होंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, जहां पर आप अपना फेवरेट शो ढूंढ सकते हैं और इसके सारे ही एपिसोड्स सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान आपके लिए न्यूज के साथ विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम चीजें, तमाम शोज लेकर आता है। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आता है खालिस मनोरंजन भी। तो दोस्तों, ये सुनहरा मौका ना गवाइए। आइए मनोरंजन के साथ साथ अपना नॉलेज बढ़ाते हुए विकलांगता जगत से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह ही आज के शो की शुरुआत भी हम करेंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। तो आइए वक्त ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के शो की और सुनते हैं हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोजित की विकलांगजनों के लिए एक कार्यशाला। संकेत मोह भाषा 100 सांकेतिक भाषा दुभाषियों का करेगी निर्माण। चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना के लिए बाधा रहित स्टेशन बनाने के लिए सलाहकार समिति करेगी नियुक्त। सुनेंगे कि नीट छात्र के बाहर करने से चिकित्सा में विकलांगता अधिकारों के बारे में क्या पता चलता है। घर गिराने आया बुलडोजर, रोते हुए महिला ने बताया आदमी है विकलांग, छोटे बच्चे लेकर कहां जाएं। पेंशन के लिए 2 किलोमीटर रेंगते हुई पंचायत पहुंची 70 साल की विकलांग महिला। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर, मित्र ज्योति के ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की शुरुआत। 9 कैटेगरी के लोग यूपी रोडवेज में कर सकते हैं मुफ्त यात्रा, इनके साथ एक सहयात्री भी ले जाने की इजाजत। राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन की शुरुआत। डीजीपी जनसंवाद कार्यक्रम स्थल पर हंगामा, दिव्यांग लोक कलाकार को उठाकर ले गई पुलिस। बिजनौर में पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति ने रची साजिश, बनवाया मानसिक रोगी का प्रमाण पत्र। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, शो में आज की पहली खबर सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी कमेटी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनने में अक्षम और देखने में अक्षमता पर कानूनी पेशेवरों के संवेदीकरण पर एक कार्यशाला आयोजित की। जमीर ढाले, जो स्वयं सुनने में अक्षम और देखने में अक्षम है और SEDB इंडिया के संस्थापक है, ने कार्यशाला को संचालित किया। उनके सहयोगी लायन सुनील अब्बास ने उनकी सहायता भी की। इनमें न्यायिक अधिकारों, अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला के दौरान सिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति स्पर्श संकेत संचार सीखने के बाद अपने जैसे लोगों के साथ सहजता से संवाद कर सकता है। जमीर ढाले ने प्रतिभागियों को अपनी जीवन यात्रा और उनके सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बारे में बताया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और जमीर ढाले, लायन सुनील अब्बास और उनके साथ आए स्पर्श संकेत दुभाषियों से बातचीत भी की। संयुक्त रजिस्ट्रार जय थरेजा ने अपना स्वागत भाषण भी दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय की सुगम्यता समिति के सदस्य एवं दृष्टि बाधित अधिवक्ता राहुल बजाज ने सभा को संबोधित किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दिया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं भुवनेश्वर से। राज्य भर में सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और श्रवण बाधित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी यानी कि AYJNISHD और ओडिशा राइजिंग फाउंडेशन ORF के साथ साझेदारी में सोमवार को जनला में संकेतामो भाषा परियोजना शुरू की। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में जारी एक कार्यक्रम में शुरू की गई। इस समारोह की शुरुआत सहायक निदेशक जनला लानू बनवॉय एमॉल के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की निदेशक नियति पटनायक और विभाग के अतिरिक्त सचिव संतोष प्रधान सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में ORF के अध्यक्ष अखया सागर द्वारा संकेतों मां भाषा परियोजना का आधिकारिक परिचय दिया गया। दोस्तों, ये परियोजना जागरूकता को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण प्रदान करने और सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रशिक्षण प्रदान करके सुनने में अक्षम समुदाय के लिए अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है। प्रधान ने विकलांग लोगों के लिए सेवाओं को बढ़ाने और संकेतामो भाषा जैसी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। SSEPD निदेशक पटनायक ने विकलांगता समावेशन की दिशा में विभाग के निरंतर प्रयासों और संचार अंतराल को पाटने के लिए अधिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों की बढ़ती जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए एक प्रेरक भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि इस पहले चरण में हम ओडिशा भर के 55 स्कूलों में 100 सांकेतिक भाषा दुभाषियों को तैयार कर रहे हैं और 8,400 से भी अधिक अभिभावकों को, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। दोस्तों, अब खबर चेन्नई मेट्रो रेल के फेज 2 परियोजना के बारे में। इस परियोजना के अंतर्गत बाधा रहित स्टेशन बनाने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाएगी। CMRL के अधिकारी ने कहा है कि स्टेशन तक हर स्तर पर पहुंच से लेकर, चाहे वो कॉर्नर्स हो, प्लेटफॉर्म्स हो, स्ट्रीट लेवल हो, पार्किंग हो या वॉशरूम हो या स्टेशन के विभिन्न स्थानों पर साइनेज हो, इसके डिजाइन को बाधा रहित दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया जाएगा। चेन्नई मेट्रो रेल आगामी फेज 2 परियोजना में स्टेशनों के डिजाइन की देखरेख के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बाधा रहित और दिव्यांगों के अनुकूल बने। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL के अधिकारी के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाएगा कि 2021 से अब तक भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और स्थान मानकों के अनुसार स्टेशनों का निर्माण किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं नीट परीक्षा की पात्रता के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में विकलांगता के मानवाधिकार मॉडल का हवाला दिया। फिर भी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा विकलांगता अधिकार आयोग और योग्यता को हटा दिया गया है। 9 सितंबर को हाथ की विकलांगता वाले 3 मेधावी नीट छात्र MBBS की पढ़ाई करने के अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद में दिल्ली और केरल के उच्च न्यायालयों से फैसले का इंतजार कर रहे थे।
सफदरजंग अस्पताल दिल्ली और सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के विशेषज्ञों ने पहले बिना कोई कारण बताए इन उम्मीदवारों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने मेडिकल बोर्ड में योग्यतावाद की व्यापकता उजागर की। दोनों अदालतों ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। केरल के याचिकाकर्ता को अनुकूल निर्णय मिला, जैसा कि दिल्ली के उम्मीदवार को भी मिला। हालांकि तीसरे याचिकाकर्ता कबीर थे, जिन्हें तीनों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त थे, उनको मेडिकल बोर्ड ने अनुपयुक्त पाया है। एक दयालु और मार्मिक फैसले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि कबीर की यात्रा उन अनगिनत व्यक्तियों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी विकलांगताओं के कारण उनके सामने खड़ी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शारीरिक सीमाओं के बावजूद सफल होने का उनका दृढ़ संकल्प मानवीय भावना और लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने महान संत कबीर का हवाला देते हुए अपना फैसला समाप्त किया, जिनके नाम पर याचिकाकर्ता का नाम रखा गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्त किया कि विशेषज्ञ की राय के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। न्यायमूर्ति कांता की नैतिक दुविधा को नेहा पुडिल बनाम भारत संघ और अन्य 2022 के मामले में न्यायाधीशों द्वारा साझा किया गया था, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएमसी को 6 महीने के भीतर नई तकनीकी प्रगति के मद्देनजर इन सक्षमतावादी दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने का आदेश दिया गया था। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 23 अवैध भवनों को तोड़ा गया। ये कार्रवाई फखरपुर थाना क्षेत्र के सराय जगना गांव में की जा रही है, जहां खलिहान और रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बने इन भवनों को गिराने का आदेश दिया गया था। प्रशासन ने पहले ही अवैध भवनों के मामलों को 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद ही ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सुबह 10 बजे से कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसके चलते लोग अपने मकानों और सामानों को खुद ही हटाते हुए दिखाई दिए। करीब 11 से 12 के बीच प्रशासन के बुलडोजर पहुंचे और उन्होंने अवैध भवनों को गिराना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कई महिलाओं को, बुजुर्गों को रोता हुआ भी पाया गया। उनका मानना है कि उनका पूरा जीवन यहाँ पर बीता है, तो वहीं एक महिला का घर गिराने पर जब बुलडोजर पहुंचा तो वो रोने लगी और उसने कहा कि मेरा आदमी विकलांग है, छोटे बच्चे हैं और उन्हें लेकर अब वो कहाँ जाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा के क्योंझोर जिले में एक 70 साल की विकलांग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन का दावा करने के लिए स्थानीय पंचायत ऑफिस तक लगभग 2 किलोमीटर तक रेंगने के लिए मजबूर थी। महिला के दर्द से रेंगने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है, जिससे कि स्थानीय प्रशासन की आलोचना हुई। पथुरी देहुरी नाम की बुजुर्ग महिला अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर है और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है। अपनी उम्र और पिछली दुर्घटना के कारण, विकलांगता के कारण पथुरी ठीक से चल नहीं पाती हैं। विशेष रूप से सरकार के निर्देश हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कल्याण पेंशन लाभार्थियों के दरवाजे पर वितरित हो। पथुरी की कठिन यात्रा के कारण उनके पैरों, घुटनों और हाथ पैरों पर गंभीर छाले पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत अधिकारी पीईओ ने उन्हें पेंशन लेने के लिए ऑफिस आने को कहा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण, उनकी मदद करने के लिए कोई न होने के कारण उन्हें पंचायत कार्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर तक रेंगना पड़ा। जब पूछताछ की गई तो पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने घटना को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें महिला के इस परेशानी के बारे में मालूम नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि पहले वो अपनी पेंशन खुद चलकर ऑफिस से ले जाती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसका परिवार या हमारे कार्यालय का चपरासी उसकी पेंशन उसके घर तक पहुंचाता था। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत।
हिडन वॉइसेस। एक दृष्टि एक आवाज। और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब सुनते हैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मित्र ज्योति के ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम के लिए पंजीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मित्र ज्योति HSR लेआउट बंगलुरु, समिट करियर और चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट के सहयोग से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अपने ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा कर रहा है। ये विशेष कार्यक्रम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनके पेशेवर सफर में सशक्त बनाएगा। अवधि है अगले महीने यानी 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। पात्रता मानदंड है उम्मीदवार दृष्टिबाधित हो, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाला हो, आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना या भारत की केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। NVDA या JAWS में पारंगत होना जरूरी है। ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप तक पहुंच होनी चाहिए। अंग्रेजी में प्रवीणता अनिवार्य है। 10 सप्ताह का ये कोर्स है। कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली जाएंगी। आप पंजीकरण के लिए मित्रा ज्योति को फोन कर सकते हैं 08022587623 या 22587625 पर। नंबर फिर से नोट करें 08022587623 या फिर 08022587625 पर। आप एक्सटेंशन 19 या 19 पर सोमवार से शनिवार सुबह भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कॉल करें। पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार 16 अक्टूबर को ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का समय उम्मीदवारों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2024। mjcoaching@mitrajyoti.org पर अपलोड किए जाने वाले मूल दस्तावेज आधार कार्ड, UDID कार्ड, शिक्षा अंक कार्ड, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर भी साझा करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मित्रा ज्योति 1990 में गठित एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है। मित्रा ज्योति पिछले 34 वर्षों से सामान्य रूप से विकलांग लोगों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रही है।
जिससे कि उन्हें स्वतंत्र जीवन में सक्षम बनाया जा सके। मित्रा ज्योति के बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो उनकी वेबसाइट विजिट करें www.mitrajyothi.org। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी रोडवेज के बारे में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे समेत कई तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। यूपी रोडवेज भी लोगों को परिवहन की सुगम व्यवस्था देता है। यूपीएसआरटीसी की बसेस में प्रतिष्ठित लोगों के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। इसका सारा खर्चा सरकार के विभागों के द्वारा उठाया जाता है। यूपीएसआरटीसी की बसेस में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को भी फ्री में यात्रा मिलती है। स्वतंत्र सेनानियों, डेमोक्रेसी डिफेंडर्स के साथ साथ विकलांग लोग भी इसमें शामिल हैं। इसका फायदा उन विकलांग लोगों को होगा जो कम से कम 40% या उससे ज्यादा विकलांग होंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकार भी इसका फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी साधारण श्रेणी में इसका लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, अब सुनते हैं राजस्थान की दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में। राजस्थान सरकार का तोहफा है ये दिव्यांग स्कूटी योजना। दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने आवेदन निकाले हैं, तो तैयार हो जाइए और तुरंत आवेदन कीजिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारिक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विशेष योग्य जनों से 25 सितंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन SSO पोर्टल यानी कि www.sso.rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता, शर्तें एवं दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट यानी कि www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। प्रियंका पारिक ने बताया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन किया है और स्कूटी मिलने से वंचित रह चुके हैं, उन्हें फिर आवेदन करना होगा। दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के दिव्यांगों को दिया जा सकता है। इस योजना में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता और शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदकों का चुनाव करेगी। अधिक आवेदन होने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी से, जहां पर GDP के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोक गायक दीपक सुयाल का एक वीडियो सामने आया है, जहां उनकी पुलिस से नोकझोंक हो रही है। दीपक का आरोप है कि वो समस्या DGP को बताना चाहते थे, लेकिन उनको कार्यक्रम में नहीं जाने दिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि पुलिस की ओर से भी मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। नैनीताल के हल्द्वानी कोतवाली परिसर में गुरुवार को उत्तराखंड DGP अभिनव कुमार का स्थानीय लोगों के साथ जन संवाद कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में उस समय हंगामा हुआ जब उत्तराखंड के दिव्यांग लोक गायक दीपक सुयाल ने कार्यक्रम स्थल के बाहर धरना देकर आरोप लगाया कि पुलिस उनको अंदर ही नहीं जाने दे रही। देखते ही देखते मामला काफी बढ़ गया। दीपक सुयाल का आरोप है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर DGP अभिनव कुमार के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे नाराज दीपक जन सुनवाई कार्यक्रम स्थल के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जहां से पुलिस उन्हें उठाकर कोतवाली ले गए। पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पूरी घटना को लेकर हमने CO हल्द्वानी नितिन लोहानी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि DGP की जन सुनवाई का समय तय था और ये व्यक्ति तय समय के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। उस वक्त जन सुनवाई खत्म होने को थी और तभी इस व्यक्ति ने गेट पर ही धरना देना शुरू कर दिया।
पुलिस ने अनुशासन के तहत उस व्यक्ति को पहले वहां से आराम से हटाया, लेकिन उसके द्वारा हंगामा शुरू करने पर उसे अन्य स्थान पर ले जाया गया। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। यूपी के बिजनौर में अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक शख्स ने डॉक्टर से मिलकर उसके मानसिक रोगी होने का सर्टिफिकेट बनवा दिया, जबकि पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। पीड़ित महिला को जब पति की करतूत का पता चला तो वो मानसिक रोगी प्रमाण पत्र को निरस्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। दरअसल किरतपुर इलाके की पारुल की शादी करीब 5 साल पहले मुबारकपुर गांव निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। दोनों के बीच शुरुआती दौर में कुछ सामान्य चला, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच संबंध असहज हो गए। पति अनिल को जब लगा कि पत्नी पारुल उसे कानूनी दांवपेच में उलझा सकती है, तो उसने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इसके तहत अनिल ने पारुल को बताया कि वहां उसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा, जिससे उसकी सरकारी बस में यात्रा फ्री हो जाएगी और साथ ही सरकार की तरफ से 1000 रुपए महीना मिलेगा। इस लालच में आकर पारुल ने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हामी भर दी। अनिल ने पारुल से कहा कि जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जाए तो वो डॉक्टर के सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे, जिससे लगे कि वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे में उसका सर्टिफिकेट जल्दी बन सकता है। इस तरह से प्रमाण पत्र बनवाया गया, मगर जब पारुल की भाभी ने उसका प्रमाण पत्र देखा तो वो हैरान रह गई। उसने बताया कि ये तो मनोरोगी का प्रमाण पत्र है। ये जानकर पारुल को तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद वो अपने परिजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंची और हंगामा करते हुए प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की। फिलहाल डॉक्टर ने उसकी पूरी बात सुनी और मनोरोगी का प्रमाण पत्र निरस्त करने के आश्वासन दिया। उधर बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र ने भी मामले की जांच की है। दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। प्रोग्राम में हमने अभी तक सुनी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और अब बारी है हमारे नए नवेले सेक्शन की, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE की फेसबुक अपडेट्स। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट की पहली फेसबुक अपडेट में हम सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय बधिर जन सप्ताह के बारे में। डिपार्टमेंट इसके बारे में लिखते हैं, हर संदेश मायने रखता है, हर संकेत मायने रखता है। आइए हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाएं, समानता का संदेश दें, समावेश की नई शुरुआत करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सप्ताह 23 से 29 सितंबर 2024 तक मनाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट ने शेयर किया है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य संस्थानों को एक सुगम्य और समावेशी ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने में सशक्त बनाता है। ये पोस्ट है साइन लैंग्वेज डे 2024 के बारे में, यानी कि सांकेतिक भाषा दिवस 2024 के बारे में। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत ISL में 2500 नए शब्द लॉन्च किए गए। कक्षा 6 के छात्रों के लिए 100 ISL कॉन्सेप्ट्स वीडियो लॉन्च किए गए, जिनमें प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। 10 भाषाओं में सांकेतिक भारतीय भाषा शब्दकोश लॉन्च किया गया, जिससे सुगमता में सुधार हो। समुदाय को प्रेरित करने के लिए बधिर रोल मॉडल वीडियो जारी किया गया। सभी उम्र के बच्चों के लिए ISL में सुलभ शैक्षिक कहानियां जारी की गई। स्वास SWAAS प्लेटफॉर्म, जो उपयोगकर्ताओं को 25 राष्ट्रीय संस्थानों के संसाधनों से जोड़ता है, लॉन्च किया गया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। पोस्ट में डिपार्टमेंट ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर एक नया अध्याय। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश अब 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध। समावेश का ये कदम सभी के लिए समान अधिकार का प्रतीक है। ISLRTC ने भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश विकसित किया है और इसे लगातार विभिन्न तरीकों से अपडेट करने का कार्य जारी है।
2018 में प्रारंभिक रूप से 3000 शब्द जारी किए गए। इसके बाद 2019 में 6000 शब्द और अंततः 2021 में कुल 10,000 शब्द जोड़े गए। 2022 में ISL शब्दकोश पर आधारित एक ऐप साइन लर्न लॉन्च किया गया और 2023 में ISL शब्दकोश के लिए एक समर्पित वेबसाइट बनाई गई जिसे निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ISL शब्दकोश में लगातार नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, जिनमें आज के दिन लोकार्पित किए गए 2500 नए शब्द भी शामिल हैं। अब तक ISL शब्दकोश हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध था। विभिन्न भाषाओं के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शब्दकोश वेबसाइट में अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। सांकेतिक भाषा दिवस के इस विशेष अवसर पर 10 भाषाओं में ISL शब्दकोश लॉन्च किया जा रहा है। इन 10 भाषाओं के साथ ISL शब्दकोश को समर्पित ISL शब्दकोश वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद इस वीडियो में इसे एक्सेस करने का पूरा तरीका दिखाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो भी साइन लैंग्वेज के साथ दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। 23 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। इस अवसर पर सांकेतिक भाषा के प्रसार और समावेशन को बढ़ावा दिया गया। इस उद्देश्य से कई नई पहलों की शुरुआत भी की गई, जिस तरह हमने पिछली पोस्ट में सुना। आगे डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता और इसके महत्व को समझाते हुए ये दिन उन लाखों के लिए महत्वपूर्ण है जो इशारों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। इन पहलों के माध्यम से समाज में संचार की सीमाएं टूट सकती हैं और सांकेतिक भाषा का दायरा व्यापक हो सकता है, जिससे समावेशी और संवेदनशील समाज की नींव रखी जा सकेगी। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ एक मीडिया हाइलाइट्स का पेज भी डिपार्टमेंट ने साझा किया है, जिसमें कि इस कार्यक्रम को कवर करने वाले तमाम अखबारों की तस्वीरें और साथ ही इनके बारे में लिखे लेखों को भी उजागर किया गया है। इनमें कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी नजर आती हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट में बधिर बच्चों की आत्मनिर्भरता के लिए सांकेतिक भाषा, प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये कहते हुए सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी का एक वीडियो भी साझा किया गया है। आइए इसे सुनते हैं। वीआर गेम इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अपने डेफ अचीवर्स हैं, टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, आप सब लोग आगे आइए, हाथ से हाथ मिलाइए, हम मिलके आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा ये डायक सेंटर है, बाबा साहब को समर्पित है, तो इसमें भी हम काम करने जा रहे हैं कि अगले महीने तक आपको जब आए, अगर कोई डेफ है तो QR कोड रहेगा, तो आप उनकी जीवनी पूरा साइन लैंग्वेज में सीख सकें। आज हमने एक डांस देखा जिसमें डेफ बच्चियां भी थी, नॉन डेफ भी थी, और पता लगाना मुश्किल है कि कौन डेफ था कौन नॉन डेफ था। सब कदम से कदम मिला के इतना अच्छा नाच रहे थे। तो वो बहुत जरूरी है कि पेंटिंग हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो। हमने पूरा स्किट देखा, जबरदस्त स्किट था, कितने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे थे और हमें कितने अच्छे से समझाया। अभी मूवीज आ रही हैं, उसमें डिमांड आ रही है कि डेफ लोगों की हमारे लिए भी होना चाहिए साइन लैंग्वेज में। तो एक मूवी थी श्रीकांत बोला, ब्लाइंड आदमी पे है, कई लोगों ने देखी होगी। तो वो हमने उसका पहला साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया। PVR सिनेमा हॉल में हमने 600-700 डेफ बच्चों को बुला के PVR में पूरा शो दिखाया और उनका जो रिएक्शन था कि जिंदगी में हमने पहली बार मूवी एंजॉय किया, क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज है। तो हम चाहेंगे और मूवीज ऐसी आए, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे ये साइन लैंग्वेज आए और ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आप लोगों ने, इंडिया में 40 करोड़ लोगों ने जो क्रिकेट के दीवाने हैं, IPL मैच देखे, वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया को जीतते हुए देखा, और पहली बार इंडिया साइनिंग हैंड्स ने डिज्नी हॉटस्टार के साथ एक डील किया
कि सारी कमेंट्री जो इंडिया में जो वो आई और अभी से जो भी आएंगी, सब में साइन लैंग्वेज विंडो में भी आपको साइन लैंग्वेज में भी कमेंट्री दिखेगी। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, डेफ बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का चांस मिले। साइंस लैंग्वेज को हम बहुत बढ़ावा देना चाह रहे हैं। साइंस और आईआईटीज में अपने डेफ बच्चे बहुत कम हैं। स्किल कोर्सेज में हम हर तरह के कोर्सेज करना चाह रहे हैं। जैसे मानेसर के पास ड्रोन में ट्रेनिंग दिया गया 20 डेफ बच्चों को। मुंबई में एनिमेशन ग्राफिक्स में डेफ बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया। उसमें से कुछ बच्चे आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स पे भी एनिमेशंस बना रहे हैं। तो चांस मिलेगा तो बच्चे कुछ भी करेंगे। तो हम सबसे सोसाइटी मिलके ये पूरा इंश्योर करें कि सब बच्चों को हर तरह का चांस मिले। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। तो दोस्तों, अभी अभी आपने सुनी सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी की स्पीच। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट और आज की हमारी आखिरी पोस्ट जो डिपार्टमेंट ने साझा की है 5 दिन पूर्व। ये पोस्ट है दिव्यांग छात्रों को इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना जरूरी है। इस बारे में श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार, क्या कहते हैं। वे कहते हैं विविध शिक्षार्थियों के लिए #मनोवैज्ञानिक और #शैक्षणिक, #हस्तक्षेप में उभरते रुझान, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। इस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर के बीएड और एमएड विशेष शिक्षा विभाग, दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण केंद्र ओधव, अहमदाबाद और भारतीय स्वास्थ्य मनोविज्ञान अकादमी द्वारा 20 से 22 सितंबर तक संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री राजेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों जैसे UDID कार्ड, निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांगजनों, विशेषकर दृष्टिबाधित या मूक बधिरों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की वकालत भी की। 3 दिवसीय संगोष्ठी में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 119 शोध पत्र प्राप्त हुए। सम्मेलन में इन शोध पत्रों को संकलित करने वाली एक सार पुस्तक का विमोचन भी किया गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेक्शन यही समाप्त होता है और इसी के साथ समाप्त होता है आज का कार्यक्रम कम्युनिटी कलर्स भी। लेकिन रुकिए, आपको जल्दी से सुनवा देते हैं आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस फिर से एक बार। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोजित की विकलांगजनों के लिए एक कार्यशाला। संकेत मोह भाषा 100 सांकेतिक भाषा दुभाषियों का करेगी निर्माण। चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना के लिए बाधा रहित स्टेशन बनाने के लिए सलाहकार समिति करेगी नियुक्त। सुनेंगे कि नीट छात्र के बाहर करने से चिकित्सा में विकलांगता अधिकारों के बारे में क्या पता चलता है। घर गिराने आया बुलडोजर, रोते हुए महिला ने बताया आदमी है विकलांग, छोटे बच्चे लेकर कहां जाएं। पेंशन के लिए 2 किलोमीटर रेंगते हुई पंचायत पहुंची 70 साल की विकलांग महिला। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर, मित्र ज्योति के ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की शुरुआत। 9 कैटेगरी के लोग यूपी रोडवेज में कर सकते हैं मुफ्त यात्रा, इनके साथ एक सहयात्री भी ले जाने की इजाजत। राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन की शुरुआत। डीजीपी जनसंवाद कार्यक्रम स्थल पर हंगामा, दिव्यांग लोक कलाकार को उठाकर ले गई पुलिस। बिजनौर में पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति ने रची